नमस्कार। अजीब समय है, विचित्र समय है, मजेदार समय है जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसा समय है जब गांधी स्मृति से जो पत्रिका निकलती है, गांधी स्मृति संस्थान से जो पत्रिका निकलती है, अंतिम जन, उसका विशेषांक विनायक दामोदर सावरकर पर आया। खैर ठीक है, सरकार जिसकी है वही फैसला करेगा। इसके जो कर्ता धर्ता हैं इस समय वही फैसला करेंगे। अगर उनको लगता है कि गांधी के नाम से बनी संस्था से सावरकर के नाम पर पत्रिका निकलना ठीक है, तो उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। गांधी किसी पत्रिका, किसी संस्था, किसी संस्थान के मुहताज हैं भी नहीं, लेकिन कम से कम पत्रिका तो ईमानदारी से निकलनी चाहिए थी। इस पत्रिका के शुरुआती पन्नों पर संस्था के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी का एक संपादकीय जैसा है या संदेश जैसा है, बमुश्किल 500 शब्दों का। विजय गोयल जी भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, एक जमाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो उनसे कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए थी कि 500 शब्दों का जो सावरकर के ऊपर, वीर सावरकर जिनको वो कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर जो 500 शब्दों का पीस लिखा है उन्होंने, कम से कम उसमें तो तथ्यात्मक गलतियां नहीं होती। आप स्क्रीन पे वो पीस देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दी हैं गलतियां कहां हैं। इस 500 शब्दों के पीस में, टिप्पणी में कम से कम 2 ऐतिहासिक गलतियां हैं। पहली गलती, विजय गोयल जी लिखते हैं कि जब सावरकर लंदन गए तो उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकात हुई। एकदम गलत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय लंदन में थे ही नहीं, या इंडिया हाउस में कभी रहे ही नहीं जिस समय सावरकर वहां पर थे। यह ऐसा तथ्य है कि जिसकी जांच के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। सावरकर का जो अपना लिखा हुआ 10 खंडों में कंप्लीट वर्क्स है, आप उसको देख लीजिए। शायद श्यामजी कृष्ण वर्मा लिखना चाहते होंगे विजय गोयल जी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख गए, दिमाग में तो वही रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे लोग, वो इतनी भी जांच नहीं कर पाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1909 में ले जाकर उन्होंने लंदन में बिठा दिया। यह बिल्कुल गलत तथ्य है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विनायक दामोदर सावरकर की पहली मुलाकात जो हुई थी, वो हिंदू महासभा के एक कार्यक्रम में 1940s में कलकत्ता में हुई थी, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। जो दूसरी त्रुटि है वो उससे भी बड़ी त्रुटि है। विजय गोयल साहब लिखते हैं कि नासिक का जो कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या में सावरकर साहब को आजीवन कारावास हुआ था। बिल्कुल गलत था। मैं सावरकर की ही जो अपनी आत्मकथा है, या आप कहें कि उनका कंप्लीट वर्क है, समग्र है, उसके पहले ही खंड से पेज 615 से एक पीस पढ़ देता हूं, सुनिए। परंतु जैक्सन वध की डोर सावरकर तक भी पहुंची। हिंदुस्तान में जैक्सन वध की छानबीन में अनंत कान्हेरे का बनाया हुआ पिस्तौल परदेश से सावरकर ने भेजा था, यह संदेह हुआ। इस कारण बंबई के गवर्नर जॉर्ज क्लार्क, लॉर्ड सिडनम ने दंडाधिकारी मॉन्टगोमरी को सावरकर के विरुद्ध आरोप पत्र लिखने को कहा। यह सूचना 17 जनवरी 1910 को दी गई। 22 फरवरी को सावरकर के विरुद्ध आरोप पत्र बना और उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। यानी जब जैक्सन की हत्या हुई तो सावरकर साहब जो थे वो हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में थे। हुआ ये था, जो आरोप था और जो सिद्ध हुआ वो ये था कि लंदन से उन्होंने पिस्तौलें भिजवाई थी और उन्हीं में से एक पिस्तौल से कन्हारे ने हत्या की थी। तो इस षड्यंत्र में सावरकर को शामिल मानकर सजा हुई। यानी यह कहना कि जैक्सन की हत्या की थी सावरकर ने, यह गलत है। बल्कि सावरकर के कई विद्वानों का, जिन्होंने सावरकर पर रिसर्च किया है, मैंने अपनी किताब में रेफरेंस भी दिया है, कई विद्वानों का यह मानना है कि सावरकर बंदूक चलाना जानते ही नहीं थे। उन्हें दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलानी आती थी। और भी गड़बड़ियां हैं। विजय गोयल साहब कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से वो गिरफ्तार हो सके, उन्होंने कई बार चकमा दिया वगैरह वगैरह। ये भी गलत है।
कहीं और से नहीं, सावरकर के अपने लिखे से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। सावरकर को पेरिस में रहना अच्छा नहीं लगता था और उसमें यह भी कि लंदन की अभिनव भारत शाखा में घुसे हुए ब्रिटिश जासूसों ने सावरकर के प्रियतम मित्रों के नाम तार करके आवश्यक कार्य के लिए तत्काल सावरकर को लंदन बुला लिया। मार्च 1910 को वे जब लंदन पहुंचे तब वहीं उनको बंदी बना लिया गया और जांच पड़ताल के लिए बंदीवास में रखा गया। सच्चाई ये है कि जब सावरकर को यह लगा कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं तो वो फ्रांस चले गए। इसमें चकमा देने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि तब तक अभी आरोप पत्र भी नहीं बने थे ठीक से। वहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा और बाकी लोग थे, उनके साथ रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वो क्यों वापस लौटे इंग्लैंड, इसको लेके बहुत सारी बातें हैं। मालगांवकर ये आरोप लगाते हैं कि उनकी एक प्रेमिका थी, ब्रिटिश प्रेमिका थी, उसने डबल क्रॉस किया और उसके संदेश पर आए थे। ये जो इनकी अपनी जीवनी है, इसमें बताया जा रहा है कि उनके ग्रुप के अंदर कुछ अंग्रेजों के गवाह बन गए थे, अंग्रेजों के साथ चले गए थे, उनके बुलावे पे आए। ऐसे ही कई सारी और बातें की जाती हैं, लेकिन जो भी है, जाल में तो सावरकर फंसे जब वो फ्रांस से इंग्लैंड लौट के और इंग्लैंड में गिरफ्तार हो गए। इसके बाद एक और घटना हुई थी जिसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो भी इसी किताब में से आप देख सकते हैं। जब उनको इंग्लैंड से लाया जा रहा था हिंदुस्तान, तो फ्रांस की सीमा में वो टॉयलेट में एक झरोखा था, उसके रास्ते तट पर कूदे और भागकर जो वहां ऑफिसर था उसके पास पहुंचे। इंग्लैंड के लोग वहां पर पहुंचे, जो इंग्लैंड के लोग उनको लेके जा रहे थे वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक फ्यूगिटिव है, एक चोर है, इसको लेके जा रहे हैं। फ्रांस का जो ऑफिसर था उसने कहा ठीक है लेके जाइए, ये लेके चले आए। सावरकर ने खुद लिखा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 4 या 5 मिनट का मामला था, मैं दौड़ के पहुंचा और मेरे पीछे आके उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें आगे भी हुआ था। असल में फ्रांस में अगर कोई है, फ्रांस अगर किसी को शरण देता है या फ्रांस की कोई शरण में आया है, तो फ्रांस सरकार की जमीन पर कोई और उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इसको बहाना बनाकर या कहें कि इसको आधार बनाकर इंटरनेशनल जो कोर्ट है हेग की, वहां पर उन्होंने अपील की, वो अपील भी खारिज हो गई थी और उसके बाद सावरकर गिरफ्तार हुए। आप सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में आए, उनको 2 बार के आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन उस पूरी सजा में भोगे हुए कष्टों वगैरह के बारे में तो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उसका भी अगर आप मिलान करेंगे सावरकर के अपने लिखे से तो बहुत अतिशयोक्ति है। अंत में यह कहा गया है कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, वो जेल से छूटे। हम सब जानते हैं, हजारों सबूत हैं जो सावरकर के बहुत प्रिय हैं, संपत साहब, उनकी किताब में भी आपको मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सावरकर ने समझौते नहीं किए। सावरकर ने कई माफियां मांगी और उन माफियों के बाद अंग्रेजों ने उनको सशर्त रिहाई दी। आप जानते हैं कि जब रत्नागिरी में रखा था तो शर्त लगी हुई थी कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यह कहना कि बिना किसी शर्त के रिहा हो गए, बेकार की बात है। ढेर सारी माफियां मांगी थी, उनके भाई गांधी के पास गए थे, गांधी ने भी सहयोग किया था और बहुत सारी माफियों के बाद, 4-5 माफियों के बाद जाकर सावरकर रिहा हुए थे और पहली माफी तो 6 महीने के अंदर ही उन्होंने मांग ली थी। ये सब डिटेल्स मैंने अपनी किताब में दिया हुआ है, आप कहीं से किताब मिले तो पढ़िए, बाकायदा स्रोत दिए हैं, सारा डिटेल दिया है, ये सब आपको मिल जाएगा। किताब के अंदर भी कई सारे लेख हैं, मैं उन पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, अलग से कभी बात करने का मन हुआ तो करूंगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लेख है जिसमें गांधी हत्या का जो सावरकर के ऊपर आरोप लगा था उससे उनको पूरी तरह से बरी करने की बात हुई है। याद रखिए, गांधी हत्या में सावरकर पूरी तरह से बरी नहीं हुए थे। कोर्ट ने यह कहा था कि इनके खिलाफ कोई कोरोबरेटिव गवाही नहीं है, सपोर्टिंग कोई गवाही नहीं है, सिर्फ जो सरकारी गवाह था उसकी और एक सिने अभिनेत्री थी उसकी गवाही थी। उसको सपोर्ट करने वाले, कोरोबरेट करने वाले कोरोबरेट करने वाली गवाहियां वहां पे नहीं थी। एक वीडियो मैंने बनाया था, अपनी किताब में भी बहुत डिटेल में दिया है कि ये कोरोबरेटिव गवाहियां हमेशा से उपलब्ध थी। उनके सचिव और उनका जो अंगरक्षक था उसने कपूर कमीशन के सामने सारी बात उगली है। अगर उसको मैच कराया गया होता सरकारी गवाह से के बयान से तो सावरकर कभी नहीं छूट सकते थे। कपूर कमीशन का आप जानते हैं, कपूर कमीशन ने कहा था कि गांधी जी की जो हत्या है
वो कराने के लिए सावरकर और उनकी गैंग के अलावा कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। ढेर सारी बातें हैं, मैंने अपने किताब में बहुत विस्तार से लिख दिया है, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ इसलिए कि विजय गोयल जैसे वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आरएसएस से जुड़े हुए एक इतने बड़े संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, चलो गांधी के बारे में नहीं, कम से कम सावरकर के बारे में तो उनको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।